Hello everyone. How are you? Hope you are doing good. Okay. So चैप्टर 3 डिमांड में अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है? Let us recapitulate that. First we saw the meaning of demand. So demand constitutes of how many elements? 6 elements. कौन कौन से? Let us discuss that. First, what is the meaning of demand? Demand means desire to buy. Second is ability to buy. Third is willingness to pay at a given price, place and time. उसके बाद देखा था हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. तो क्या था? P रैपिड, P फॉर प्राइस फैक्टर, और रैपिड किसके लिए था? अदर फैक्टर्स के लिए, जिसमें R क्या था? रिलेटेड गुड्स प्राइसेस, E फॉर एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्राइसेस, P फॉर पॉपुलेशन साइज एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल, I for income of consumers and T for taste and preference of consumers. उसके बाद हमने देखा था कि डिमांड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट वेज. अगर वो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है तो उसको डिमांड फंक्शन बोलते थे. अगर स्टेटमेंट फॉर्म में है तो उसको लॉ ऑफ डिमांड बोलते थे. अगर वो टेबुलर प्रेजेंटेशन है तो डिमांड शेड्यूल बोलते थे. और अगर वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है तो डिमांड कर्व बोलते थे. ठीक है. देन वी सॉ व्हाई देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, बिकॉज ऑफ टू रीजंस. वन इज इनकम इफेक्ट एंड द अदर इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. उसके बाद हमने देखा था एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. तो क्या थे? पेग्स, PEGS. P फॉर प्रेस्टिजियस गुड्स, E फॉर extremely low price goods, G for giffen goods and S for special preference of people वाले goods. ठीक है. चलिए, सो यहां तक हम ऑलरेडी देख चुके हैं, डिटेल में समझ चुके हैं. अब हम आगे बढ़ेंगे. तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा चेंजेस इन डिमांड. क्या रहेगा? चेंजेस इन डिमांड. सो डिमांड क्या है, वो कैसे एक्सप्रेस होता है, ये तो हमने देख लिया. लेकिन ये नहीं देखा कि ये डिमांड में चेंजेस अगर आते हैं तो उस चेंजेस को हम क्या बोलेंगे. ठीक है. बिकॉज वी नो दैट डिमांड इज अफेक्टेड बाय टू मेजर फैक्टर्स. वन इज प्राइस फैक्टर एंड द अदर इज अदर फैक्टर्स. ओके. सो लेट अस सी कि ये दो फैक्टर्स के कारण अगर कोई चेंज आता है डिमांड में तो उस चेंज को हम कैसे समझेंगे और उन चेंजेस को हम क्या बोलेंगे, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा. ठीक है. सो ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस एंड सेकंड इज ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स. ओके. चलिए, चेंज इन प्राइसेस तो उसको क्या बोला था हमने? P बोला था. और अदर फैक्टर्स को हमने क्या बोला था? रैपिड बोला था. एक बार रिपीट कर लेते हैं. P फॉर प्राइस फैक्टर, R फॉर related goods prices, E for expectations of future prices, P for population size and demographic profile, I for income of consumers and T for taste and preference of consumers. ठीक है. फिर P for price था. अब what was the relationship between price and demand? Price rise, demand falls, and price falls, then the demand will rise. There exists which relationship between price and demand? Inverse relationship. ठीक है. और other factors में हमने देखा था if other factors are favorable then the demand will rise, and if other factors are unfavorable then the demand will fall. Okay. So price change होने से अगर डिमांड में कुछ भी चेंज आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे. ओके. और अगर अदर फैक्टर्स में चेंज आने से डिमांड में कोई चेंज आता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? इंक्रीज डिक्रीज बोलेंगे. सो आपको याद होगा मैंने ये साफ साफ कहा था कि हम इंक्रीज डिक्रीज, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे जब हम रिलेशनशिप समझ रहे थे बिटवीन अदर फैक्टर्स, प्राइस फैक्टर एंड द डिमांड. लेकिन तब ये नहीं बताया था कि ऐसा क्यों. तो आज वो समय आ गया है where we should know this that expansion contraction increase decrease शब्दों का हमने पहले प्रयोग क्यों नहीं किया था? क्योंकि इन शब्दों का अलग अलग मतलब होता है
और ये मतलब हम इस लेक्चर में क्लियर करेंगे और हम वापस उस पॉइंट पे जाएंगे that why till date we have always used the word rise and fall in demand and not increase, decrease और expansion, contraction. वो मोमेंट इस लेक्चर में आना अभी बाकी है. ओके चलिए, तो मोटा मोटी हमने देख लिया that changes in demand are because of two major reasons. One is price factor and the other is other factors. प्राइस के कारण कोई चेंज आए तो उसको क्या बोलने का, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन. और अदर फैक्टर्स के कारण डिमांड में कोई चेंज आए तो उस चेंज को हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज, डिक्रीज बोलेंगे. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट अस सी फर्स्ट व्हाट इज एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन. ओके, सबसे पहला आपके सामने ये टेबल आ गया जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है प्राइस इन रुपीज एंड डिमांड इन यूनिट्स. प्राइस कितना देके रखा है, 1, 2 and 3, और उसके सामने जो डिमांड है वो कितना है, 150, 100 and 50. Now very clearly the relationship between price and demand was negative, inverse. Price rise, demand falls, price falls, demand rise. तो वही चीज इस शेड्यूल में भी बता के रखी हुई है. ओके, कुछ नया नहीं है अब तक आपने देखा. ओके, अब इस पर्टिकुलर टेबल को देख के आपको कुछ याद आ रहा है, आना चाहिए. डिमांड शेड्यूल, विच प्रेजेंटेशन, टैब्यूलर प्रेजेंटेशन. ओके, तो हमने ये डिमांड शेड्यूल ही बनाया है. ओके, अब इस डिमांड शेड्यूल का उपयोग हम करेंगे टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, एंड दैट कैन बी अंडरस्टूड बेटर बाय वे ऑफ अ ग्राफ. सो अब इसी ही शेड्यूल को हमें ग्राफ में प्लॉट करना है और ये देखना है, ये कंक्लूड करना है, ये समझना है कि एक्सपांशन क्या और कॉन्ट्रैक्शन क्या. ओके, सो लेट अस ड्रॉ अ ग्राफ. सबसे पहला, यू शुड हैव टू एक्सिस, वन इज एक्स एक्सिस एंड द अदर इज वाई एक्सिस. सो ग्राफ बनाना है अभी आपको. ओके, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल एंड वाई एक्सिस मतलब वर्टिकल. अब आप एक्स एक्सिस पे क्या दिखाओगे, डिमांड इन यूनिट्स. आप वाई एक्सिस पे क्या बताओगे, प्राइस इन रुपीस. ओके, जैसे हमने पहले ग्राफ में किया था, डिमांड कर्व बनाते समय किया था, वही चीज आपको यहां पर भी करनी है. ठीक है, अब सिंस वी हैव एक्सप्रेस्ड डिमांड इन यूनिट्स ऑन एक्स एक्सिस and price in rupees on y-axis, let us proceed further. अब इसके बाद क्या आएगा, आपके सामने ये ग्राफ. यहां पर तो सीधा आ गया, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप ग्राफ बनाएंगे तो वो सीधा आपके सामने नहीं आएगा, स्टेप बाय स्टेप करना है और उन्हीं स्टेप्स को अभी हम डिटेल में समझेंगे. सो ओरिजिनल सिचुएशन इज assumed to be that price is ₹2 and the demand is 100 units. So price 2 and demand 100. So इन दोनों का जो फोकल पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन कहां पे आएगा, इस येलो पॉइंट पे आएगा. दैट प्राइस इज ₹2 and the demand is 100 units. Okay, now if we assume that the price is going to rise, price rises from ₹2 to let us say ₹3. रेड लाइन जो है उस पे फोकस करेंगे. आप प्राइस ओरिजिनली वॉज 2, अब कितना हो गया 3, तो डिमांड का क्या होगा, 100 था, वो रिड्यूस होके कितना हो जाएगा, 50 यूनिट्स हो जाएगा. सो आपको एक और लाइन मिलेगी, प्राइस 3 एंड द डिमांड इज 50 यूनिट्स. तो ये रेड कलर का जो फोकल पॉइंट है वो आपके सामने आ जाएगा. ओके, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, प्राइस हैज राइजन फ्रॉम 2 to 3 and because of that the demand has fallen from 100 to 50. Okay, so what is going to happen, demand has fallen और इस fall in demand को हम क्या बोलेंगे, contraction बोलेंगे. Okay, so a fall in demand due to a rise in price is known as contraction. Okay, अब सिचुएशन चेंज करते हैं. जब हम
येलो से रेड पे जा सकते हैं, तो येलो से ग्रीन पे भी तो जाएंगे। अब हम क्या अज्यूम करेंगे? ओरिजिनल सिचुएशन तो सेम ही है, प्राइस 2, डिमांड 100। नाउ इफ वी अज्यूम दैट प्राइस इज गोइंग टू फॉल, प्राइस कम हो रहा है फ्रॉम 2 रुपीज टू 1 रुपी, तो डिमांड का देखो क्या होगा, 100 यूनिट से बढ़ के वो कितना हो जाएगा, 150 यूनिट्स हो जाएगा। और होना भी चाहिए, क्योंकि प्राइस फॉल्स, डिमांड राइजेस। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ? वी गेट अनदर 2 combinations where price is 1 and demand is 150 reflected by this green lines, okay? और ये ग्रीन पॉइंट जो आया आपके सामने, वो उसका फोकल पॉइंट रहेगा। मीन्स ड्यू टू अ फॉल इन प्राइस फ्रॉम 2 to 1, there is a rise in demand from 100 to 150, ओके? सो क्या हुआ? डिमांड बढ़ा। अच्छा, डिमांड क्यों बढ़ा? बिकॉज प्राइस कम हुआ। सो एवरी राइज इन डिमांड ड्यू टू अ फॉल इन प्राइस इज नोन एज एक्सपांशन। ठीक है, आसान है। सो यहां पर एक ही डिमांड कर्व है, मूवमेंट इज ईदर फ्रॉम रेड टू येलो टू ग्रीन, और इट इज फ्रॉम ग्रीन टू येलो टू रेड, और इट इज फ्रॉम येलो टू रेड एंड येलो टू ग्रीन। इन शॉर्ट, जब भी डिमांड बढ़े ड्यू टू अ फॉल इन प्राइस, उसको हम बोलेंगे एक्सपांशन, और जब भी डिमांड कम हो ड्यू टू अ राइज इन प्राइस, उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। ओके, अंडरस्टूड द कंसेप्ट? सो यहां पर हम ये कंक्लूजन पे जा चुके हैं that a rise in demand due to a fall in price, expansion, and a fall in demand due to a rise in price is known as contraction. मूवमेंट कहां हो रही है? एक ही डिमांड कर्व पे हो रही है, ओके? एंड सच अ चेंज इन डिमांड इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस। अदर फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ओके? अंडरस्टूड? So other factors are going to remain constant under this situation. Only price is allowed to change. Clear? पक्का? Sure? कोई भी डाउट डिफिकल्टी आए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है ही, उस पर तुरंत आप व्हाट्सएप डाल सकते हैं। ठीक है, अब ऐसी ही सिचुएशन आएगी फॉर इंक्रीज डिक्रीज ऑल्सो। सिमिलर सिचुएशन, सिमिलर टेबल, सिमिलर ग्राफ, ओके, विथ लिटिल बिट ऑफ चेंजेस, क्योंकि कंसेप्ट दोनों अलग अलग हैं। ओके, नाउ इंक्रीज डिक्रीज, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। तो बताओ, इंक्रीज डिक्रीज क्यों होता था? ड्यू टू चेंजेस इन अदर फैक्टर्स। प्राइस में चेंज नहीं आएगा, अदर फैक्टर्स में चेंज आने से अगर डिमांड चेंज होती है तो उस चेंज को हम क्या बोलेंगे? इंक्रीज डिक्रीज बोलेंगे। ठीक है, लेट अस सी दैट विथ वन टेबल, सो अनदर शेड्यूल कम्स। लेकिन इस बार आप कुछ अलग ऑब्जर्व करेंगे। प्राइस इज रिमेनिंग कांस्टेंट 10 10 10 एंड डिमांड इज राइजिंग 20 30 40, और यू कैन से इट इज फॉलिंग 40 30 20। ओके, सो डिमांड में तो चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? डिमांड चेंजेस बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स म्हणजे रिलेटेड गुड्स प्राइसेस चेंज, सो द डिमांड हैज चेंज्ड। एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइसेस, सो द करंट डिमांड चेंज। इवन व्हेन द करंट प्राइस इज not changing, the current demand will change because consumers are expecting a change in price in future. कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो डिमांड बढ़ गई, कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवरेबल हो गया तो डिमांड बढ़ गई। बहुत सारे फैक्टर्स थे ना, सो उन फैक्टर्स में चेंज आया, जिस कारण से यहां डिमांड में चेंज आ रहा है। क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है कि प्राइस इज नॉट चेंजिंग even at the same price, due to change in other factors the demand is changing. okay, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी पॉसिबल है। ओके, जो हम पहले के लेक्चर्स में देख ही चुके हैं। ओके, नाउ अगेन टू अंडरस्टैंड दिस थिंग बेटर वी नीड टू ड्रॉ ग्राफ।
अब उस ग्राफ में वापस क्या आएगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो पहले वो ड्रॉ कर देंगे। ओके, फिर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या एक्सप्रेस करना है वो आएगा, तो वाई एक्सिस पे प्राइस इन रुपीस और एक्स एक्सिस पे डिमांड इन यूनिट्स एज यूजुअल। ओके, अब हम इसको प्लॉट करेंगे धीरे धीरे। आपके सामने अभी ये ग्राफ सीधा आ जाएगा, लेकिन जब प्रैक्टिकली इसको बनाएंगे तो ये सीधा नहीं आएगा, उसकी एक प्रोसीजर होगी। उस प्रोसीजर को अब हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके, चलिए, पहला, प्राइस इज 10 रुपीज एंड द डिमांड इज 30। येलो इज ऑलवेज अवर ओरिजिनल सिचुएशन। प्राइस इज 10 एंड द डिमांड इज 30, ये हमारी ओरिजिनल सिचुएशन है। तो ये पॉइंट हमको मिलेगा कि प्राइस 10 एंड द डिमांड 30 इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट फोकल पॉइंट येलो। क्लियर? अब एक ही पॉइंट आएगा जहां से आपको डिमांड कर्व को पास करना पड़ेगा। ऐसा हमने क्यों किया? अंडरस्टैंड, डिमांड कर्व इज ऑलवेज अ नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व, डाउनवर्ड फॉलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, सो ऐसा नहीं है कि जो ब्लू हॉरिजॉन्टल लाइन है वही अपना डिमांड कर्व है। वो डिमांड कर्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड। वाई नेगेटिवली स्लोप्ड? क्योंकि रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड तो नेगेटिव ही है ना। सो आपको भी ये येलो पॉइंट से एक डिमांड कर्व को पास कर देना पड़ेगा। ओके, नाउ अंडरस्टैंड, we assume that the price remains the same but other factors are becoming unfavorable। other factors अपने प्रोडक्ट की डिमांड के खिलाफ जा रहे हैं। ओके, सो उस सिचुएशन में क्या होगा? प्राइस सेम रहने के बावजूद डिमांड इज गोइंग टू फॉल डाउन टू हाउ मेनी यूनिट्स? 20 यूनिट्स। तो अब कॉम्बो किसका आएगा? 10 और 20 का। और इस कॉम्बो को हम रेड लाइन से पहचानेंगे, जिसका हमें एक रेड फोकल पॉइंट मिलेगा 10 एंड 20 का। ओके, तो ये एक पॉइंट आपको मिल गया। क्लियर? अब ये एक पॉइंट है जो ओरिजिनल डिमांड कर्व पे नहीं आया, मतलब हमें यहां से भी एक और डिमांड कर्व पास करना पड़ेगा, बिकॉज डिमांड कर्व इज अ नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व, डाउनवर्ड फॉलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये हम पहले ही साबित कर चुके थे। ओके, क्योंकि बच्चों अभी भी वाई एक्सिस पे क्या है? प्राइस इन रुपीज है, और एक्स एक्सिस पे क्या है? डिमांड इन यूनिट्स है। मतलब हमें तो रिलेशनशिप बनानी किसके बीच में है? प्राइस और डिमांड में ही। तो डिमांड कर्व तो बनाना ही पड़ेगा, और डिमांड कर्व हमेशा क्या होगा? नेगेटिव ही होगा। क्लियर? इसीलिए इन दिस सिचुएशन व्हाट वी ऑब्जर्व इज कि प्राइस 10 डिमांड 30 तो वो किसी और डिमांड कर्व पे है, और प्राइस 10 और डिमांड 20 वो किसी और डिमांड कर्व पे आएगा। मतलब यहां पर डिमांड कर्व एक ही नहीं रहेगा, मल्टीपल डिमांड कर्व्स आएंगे, क्योंकि वो एक डिमांड कर्व पे आ ही नहीं सकते। येलो पॉइंट इज ऑन डिफरेंट डिमांड कर्व एंड रेड पॉइंट इज ऑन डिफरेंट डिमांड कर्व। सो हुआ क्या? देयर इज अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। क्या बोलने का? देयर इज अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ऐसे लेफ्टवर्ड शिफ्ट को हम क्या बुलाएंगे? डिक्रीज इन डिमांड बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? डिक्रीज इन डिमांड। ओके, और ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि येलो पॉइंट इज ऑन डिफरेंट डिमांड कर्व। वाई? क्योंकि वो और रेड दोनों एक ही डिमांड कर्व पे आ ही नहीं सकते, बिकॉज एट द सेम प्राइस डिफरेंट क्वांटिटीज आर डिमांडेड। आप अगर लेफ्ट साइड देखोगे तो रेड, येलो और ग्रीन तीनों पॉइंट्स एक ही डिमांड कर्व पे क्यों आ रहे थे? क्योंकि प्राइस चेंज होने से डिमांड में चेंज हो रहा था, और यहां पर प्राइस तो साला कांस्टेंट है। चेंज कहां पे आ रहा है? अदर फैक्टर्स में। उन अदर फैक्टर्स को हमने अपने वाई एक्सिस पे प्लॉट तो नहीं किया। वाई एक्सिस पे अभी भी क्या है? प्राइस ही है। तो प्राइस और डिमांड का तो नेगेटिव रिलेशन है, ये हम कब का साबित कर चुके हैं। और इसीलिए when one yellow point and the other red point are at two separate places and they cannot come on a single demand curve, we have to draw two demand curves for two different points.
और इसीलिए इंक्रीज डिक्रीज का कंसेप्ट क्या कहता है कि यहां पर मूवमेंट इज नॉट गोइंग टू बी ऑन द सेम डिमांड कर्व, पूरा का पूरा डिमांड कर्व शिफ्ट होगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सो लेफ्टवर्ड शिफ्ट को हम क्या बोलेंगे? डिक्रीज इन डिमांड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिक्रीज इन डिमांड। ओके, अब सिचुएशन चेंज करके देखते हैं। प्राइस सेम, अदर फैक्टर्स फेवरेबल, मतलब कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवर में आ गया, रिलेटेड गुड्स के प्राइस ऐसे चेंज हुए कि अपने प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाए इवन विदाउट चेंजिंग प्राइस ऑफ आवर प्रोडक्ट। तो उस केस में क्या होगा? लेट अस सी दैट प्राइस कांस्टेंट एंड डिमांड विल राइज फ्रॉम 30 टू 40। सो आपको ये ग्रीन लाइन मिलेगा, यस और नो, और उसका एक ग्रीन फोकल पॉइंट भी मिलेगा। क्लियर? अब ये फोकल पॉइंट ना ही पहले डिमांड कर्व पे है ना ही दूसरे डिमांड कर्व पे है, तो यहां से हमें एक और डिमांड कर्व पास करना पड़ेगा। ओके, और इस बार क्या हुआ? ओरिजिनल सिचुएशन वाज येलो, येलो से हम कहां गए? ग्रीन पे गए। देयर इज अ rightward shift in the demand curve and such rightward shift is known as increase in demand. Okay, understood? So इन दोनों ही सिचुएशंस में हमने कुछ पॉइंट्स अभी डिस्कस किए हैं, लेकिन वो खाली डिस्कस करने से कुछ नहीं होगा, इसको हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो आप ये टेबल और ग्राफ अच्छे से बना लेंगे और फिर इसी चार्ट को आगे हम कंटिन्यू करेंगे टू अंडरस्टैंड इन स्टेटमेंट फॉर्म कि ये हुआ क्या। ओके, और वो लिख भी लेंगे ताकि चीजें आपको याद रहें। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। लेट अस सी एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज डिक्रीज में अभी तक हमने क्या देख लिया? सबसे पहला, चेंजेस इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस इज नोन एज एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ओके, तो इंक्रीज डिक्रीज क्या आएगा? यही लिखने का, चेंजेस इन डिमांड लेकिन ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। सो यहां पर प्राइस में चेंज आ रहा है एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में, और इंक्रीज डिक्रीज में अदर फैक्टर्स में चेंज आ रहा है। ये हम डिस्कस कर चुके थे। ओके, उसके बाद लिखा है राइज इन डिमांड, वेरी इंपॉर्टेंट, राइज इन डिमांड ड्यू टू अ फॉल इन प्राइस इज एक्सपेंशन and a fall in demand due to a rise in price is contraction. Okay, और increase decrease में क्या लिखेंगे? rise in demand due to favorable other factors is known as increase, fall in demand due to unfavorable other factors is decrease. ठीक है, अब उस मोमेंट पे हम पहुंच चुके हैं जहां पे हमें यह समझना है कि अभी तक मैंने आपको इंक्रीज डिक्रीज, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन वर्ड्स यूज करने को मना क्यों किया था? वो मोमेंट आ चुका है। ओके, सो गौर से सुनिएगा, इसको समझिएगा, कोशिश कीजिएगा। ओके, अगर हम पहले से ही इंक्रीज डिक्रीज बोलते, राइज फॉल नहीं बोलते, तो जो सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है उसको वापस उस टर्म्स में पढ़ें। ठीक है, अगर राइज और फॉल की जगह हम लिखते इंक्रीज डिक्रीज तो क्या होता? तो पढ़ो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में सेकंड पॉइंट की पहली लाइन, इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू अ फॉल इन प्राइस इज एक्सपेंशन। अबे इंक्रीज अलग है, एक्सपेंशन अलग है, इसीलिए क्या बोलने का? राइज इन डिमांड ड्यू टू अ फॉल इन प्राइस इज एक्सपेंशन। ओके, फिर फॉल की जगह अगर हम डिक्रीज बोलते पहले से तो क्या होता? पढ़ो उसको, डिक्रीज इन डिमांड, है ना, फॉल की जगह क्या आ जाता? डिक्रीज। डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू अ राइज इन प्राइस इज कॉन्ट्रैक्शन। नहीं नहीं नहीं, डिक्रीज अलग है, कॉन्ट्रैक्शन अलग है। और सबसे फनी चीज कहां पे आती? इंक्रीज डिक्रीज में अगर हम एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन बोलते तो क्या होता, या इंक्रीज डिक्रीज बोलते तो भी क्या होता? लेट अस सी दैट। सेकंड पॉइंट में इंक्रीज डिक्रीज में सेकंड पॉइंट में फर्स्ट लाइन पढ़ो, राइज की जगह क्या यूज करते हैं? इंक्रीज। इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू फेवरेबल अदर फैक्टर्स इज इंक्रीज। ये तो वही हो गया कि आपको किसी ने पूछा कि व्हाट इज इंडक्शन मोटर और आपने लिख दिया इंडक्शन मोटर
is functioning in a proper way and thus it is an induction motor. ऐसा नहीं होता, राहुल गांधी की तरह हमें नहीं बोलना है, ठीक है. सो इंक्रीज इन डिमांड नहीं बोलने का, क्या बोलने का, राइज इन डिमांड ड्यू टू फेवरेबल अदर फैक्टर्स इज नोन एज इंक्रीज. ओके. फिर फॉल इन डिमांड की जगह अगर आप पहले से बोलते डिक्रीज तो क्या होता, डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू अनफेवरेबल अदर फैक्टर्स इज डिक्रीज. ये शब्द बराबर उपयोग नहीं हो रहे हैं, है ना. देवदास ने पारो से क्यों प्यार किया, आपको ये पूछा है और आप ये बोल रहे हो देवदास ने पारो से प्यार किया, इसीलिए देवदास ने पारो से प्यार किया. बात को घुमा रहे हो और ये कंफ्यूजन हमको नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने आपको रोक के रखा था. डू नॉट यूज एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज डिक्रीज इन द टॉपिक्स विच वर प्रीवियसली स्टडीड. ऑलवेज से व्हाट, राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल. ओके. सो अब सही बैठ रहा है ना. एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन को अगर हम वापस पढ़ते हैं तो क्या आएगा, राइज इन डिमांड ड्यू टू अ फॉल इन प्राइस इज नोन एज एक्सपेंशन. फॉल इन डिमांड ड्यू टू अ राइज इन प्राइस इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन. साफ साफ क्लियर है कि राइज ड्यू टू चेंजेस इन प्राइस इज एक्सपेंशन एंड फॉल ड्यू टू चेंजेस इन प्राइस इज कॉन्ट्रैक्शन. फिर राइज ड्यू टू अदर फैक्टर्स बिकमिंग फेवरेबल, increase, and fall due to unfavorable other factors is known as decrease. ठीक है. चलो, तो ये हो गया. उसके बाद एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में आगे बढ़ेंगे. मूवमेंट इज ऑन द सेम डिमांड कर्व. तो आपको मालूम है कि एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में एक ही डिमांड कर्व था, रेड येलो ग्रीन तीनों पॉइंट्स एक ही डिमांड कर्व पे थे, तो जो भी मूवमेंट हो रही थी वो क्या थी, सेम डिमांड कर्व पे थी. ओके. समझ में आ रहा है, कोई अलग अलग डिमांड कर्व्स नहीं थे. जबकि इंक्रीज डिक्रीज में हमने क्या देखा, देयर इज अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. पूरा का पूरा डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है, इधर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. ठीक है. अब डाउनवर्ड मूवमेंट, बराबर एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में डाउनवर्ड मूवमेंट था फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो उसको क्या बोलते थे, एक्सपांशन बोलते थे. और अपवर्ड मूवमेंट था, उसको हम क्या बोलते थे, कॉन्ट्रैक्शन बोलते थे. ये सिचुएशन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होगी, इसीलिए हम वापस ग्राफ पे जाते हैं और चेक करते हैं कि क्या सही में डाउनवर्ड मूवमेंट एक्सपांशन था और अपवर्ड मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन था. लेट अस सी दैट. ओके. तो ये आ गया आपका एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन वाला चार्ट. ओके. अब इसमें गौर से देखो, येलो से ग्रीन की जर्नी 100 से 150 डिमांड हुई, मतलब डिमांड इज राइजिंग बट द मूवमेंट ऑफ द कर्व इज डाउनवर्ड, है ना. एरो नीचे की तरफ आ रहा है और नीचे की तरफ आएगा, डाउनवर्ड मूवमेंट इज एक्सपांशन. और अपवर्ड मूवमेंट तो देख लो, डिमांड येलो पे कितना था, 100 से 50 मतलब डिमांड फॉल्स, और मूवमेंट क्या हुआ, येलो से रेड, लेकिन वो मूवमेंट कौन सा है, उस डिमांड कर्व पे अपवर्ड मूवमेंट है, तो उस अपवर्ड मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे. ठीक है. बात सही है. ओके. आगे बढ़ते हैं. चलो, नाउ वी गो टू इंक्रीज डिक्रीज इन डिमांड. ओके. राइटवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड मतलब जाना हमें राइट साइड है, तो पहले कहां पे थे, लेफ्ट, सो लेफ्ट टू राइट. ओके. शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, क्या बोलने का, शिफ्ट is known as increase and leftward shift in the demand curve is known as decrease. इस पॉइंट को भी समझने के लिए हमें वापस ग्राफ पे जाना पड़ेगा. लेट अस सी दैट. तो अगर आप गौर से देखेंगे इंक्रीज डिक्रीज वाले ग्राफ को, सो येलो से ग्रीन, लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हुआ डिमांड कर्व, तो उसको क्या बोला, इंक्रीज बोला. और येलो से अगर रेड पे गए हैं तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन डिमांड. ओके. बात सही साबित हुई. ओके. नेक्स्ट, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, सेटेरिस पेरिबास. तो लॉ ऑफ डिमांड में अपन ने देखा था ना कि प्राइस चेंजेस तब अदर फैक्टर्स चेंज नहीं होंगे. सो यहां पर अदर फैक्टर्स आर गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट बिकॉज देयर इज अ चेंज इन प्राइस. ओके. और इंक्रीज डिक्रीज में क्या होगा, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट,
क्योंकि अदर फैक्टर्स आर चेंजिंग, और हमने अपने इंक्रीज डिक्रीज के डिमांड शेड्यूल में भी देखा दैट प्राइस इज नॉट चेंजिंग, प्राइस इज रिमेनिंग द सेम 10 10 10. ओके, सो इंक्रीज डिक्रीज में प्राइस कांस्टेंट रहेगा, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन में अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि जब प्राइस चेंज होगा तो अदर फैक्टर्स चेंज नहीं होंगे, और अदर फैक्टर्स चेंज होंगे तब प्राइस को कांस्टेंट रहना पड़ेगा, तो ही हम कुछ नतीजे पे पहुंच पाएंगे, तो ही हम ये एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन और इंक्रीज डिक्रीज का कंसेप्ट समझ पाएंगे. क्योंकि इकोनॉमिस्ट मैंने क्या बोला था, स्मार्ट होते हैं, थियरी स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन वो थियरी का कुछ कंक्लूजन नहीं पहुंचता, तब जाके वो अजम्पशंस लेते हैं, और वो अजम्पशंस के दम पे ही वो कोई लॉ को साबित कर सकते हैं. ओके, अंडरस्टूड द कंसेप्ट? पक्का? कोई डाउट डिफिकल्टी हो, अगेन आई एम रिपीटिंग, माय नंबर इज अवेलेबल ऑन द स्क्रीन इटसेल्फ, थर्ड लाइन, कॉन्टैक्ट एज सून एज पॉसिबल, and I will try to contact you back as soon as possible too. Okay? तो बस फिर आज के लिए इतना ही. Okay, bye.